नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो हमारी ये एयरफोर्स की और नेवी की जो सीरीज चल रही है, उस सीरीज में हमने शुरुआत से जो हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट एंड मेजरमेंट, डायमेंशंस, इनका जो चैप्टर था उसको कर लिया था। उसके बाद में हमने सोचा था कि भाई काइनोमेटिक्स की शुरुआत करें, लेकिन बीच में हमने ज़रूरत महसूस की कि वेक्टर एलजेब्रा भी हमारे को आना चाहिए। तो वेक्टर एलजेब्रा भी हमने 6, 7, 8 लेक्चर लगाकर वेक्टर एलजेब्रा भी सीख लिया है। तो अब जो टाइम है वो वेक्टर एलजेब्रा और जो हमने पहले कुछ कंसेप्ट सीखी हैं उन कंसेप्ट्स का यूज करने का है। तो अब हम जो आगे लेंगे आज से जो चैप्टर, वो लेंगे हम काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स के अंदर यानी आपकी गतिकी, काइनेमेटिक्स में जो गतिकी है वो बेसिकली आपके दो तरह की होती है। एक आप 1 डायमेंशन मोशन कर सकते हैं और दूसरा आप 2 डायमेंशन मोशन कर सकते हैं। तो जो आपके 1 डायमेंशन मोशन होता है उसमें आप बेसिकली अगर अपन बात करें तो आप किसी भी कण की चाल, उस कण का वेग, उस कण का त्वरण, उसका विस्थापन, दूरी आदि इन सब चीज़ों की बात करते हैं। जबकि आप 2 डायमेंशन मोशन पढ़ते हैं तो बात तो इन्हीं की होती है, लेकिन यहाँ हम एक ही एक्सिस में काम करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे को 2 एक्सिस में काम करना जो है वो आवश्यक हो जाता है। जैसे कि आप सीधे सीधे चल रहे हैं तब आपका वेग, त्वरण, विस्थापन, दूरी, चाल आदि हम जो है वो 1 डायमेंशन मोशन में ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब आप 2 डायमेंशन मोशन करते हैं, जैसे नाव में बैठकर किसी नदी के सापेक्ष आप चलते हैं, आप ट्रेन में हैं, ट्रेन चल रही है और ट्रेन में आप भी ट्रेन के अंदर चल रहे हैं, तो वो 2 डायमेंशन हो गया। आप जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं, आप कोई ये जैसे मार्कर है, मार्कर को आप हवा में फेंकते हैं, लेकिन मार्कर आप तो देख रहे हैं ऊपर हवा में जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक्स एक्सिस में भी अपनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो उस तरह की जो डायमेंशन है वो 2 डायमेंशन हो गई, और उसमें जो हम अध्ययन करेंगे वो 2 डायमेंशन अध्ययन हो गया। बेसिकली अपन बात करें तो इसमें हमने मोशन अंडर ग्रेविटी ही पढ़ना है। चूंकि हम लोग कंपटीशन का क्लास ले रहे हैं और कंपटीशन पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे को डायरेक्ट जो है वो मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ना है। ये हम मान चुके हैं या हम ये पढ़ भी चुके हैं कि हमें चाल क्या होती है उसका फॉर्मूला पता है, वेग क्या होता है उसका फॉर्मूला पता है, हमें बल का फॉर्मूला पता है, हमें जो है वो संवेग का फॉर्मूला पता है, हमें त्वरण का फॉर्मूला पता है, और इन सब के हम फिजिकल मीनिंग भी जानते हैं। उसके अलावा अपन बात करें तो हम औसत वेग, औसत त्वरण, औसत चाल, इन सब चीज़ों को भी हम जानते हैं, इनकी परिभाषाएं भी जानते हैं, इनके मैथमेटिकल फॉर्म भी अपन जानते हैं। हम क्या नहीं जानते या हम क्या पढ़ना चाहेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, तो इंपॉर्टेंट जो है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी, जहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है। दूसरा हम 2 डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके साथ ही हम जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी भी पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी प्रॉब्लम जो है वो 2 डायमेंशन मोशन का है। हम कोशिश करेंगे कि इसको वेक्टर से सोल्व करें, इसलिए आपको जो वेक्टर एलजेब्रा भी पढ़ाई है वो इन्हीं चीज़ों को सोल्व करने के लिए भी पढ़ाई है। अब हमारा जो मोटिव रहेगा वो मोशन अंडर ग्रेविटी ही रहेगा। जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं तो उसमें 2 चीज़ें हमारे को ध्यान रखनी है कि भाई मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब ये हो गया कि कोई भी पार्टिकल, ये जो मान लीजिए आपके पास मार्कर है, ये नीचे की तरफ आ रहा है या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ग्रेविटी हमेशा अपना काम करती है। जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ग्रेविटी इसको खींचती है अपनी तरफ, लेकिन जब हम इसको ताकत लगाकर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तब भी इसको ग्रेविटी खींचती है अपनी तरफ। जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो इसकी रफ्तार यानी इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती है, और जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तब इसकी रफ्तार घटती है। उसके पीछे जो है रिस्पॉन्सिबल फोर्स जो है वो ग्रेविटी है। तो हमारे को ये जो है वो बेसिकली आज स्टडी करना है। तो आगे वाले टॉपिक हम इसके बाद में लेंगे। तो मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ने से पहले हमें इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए।
तो भाई इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। तो अपन थोड़ा सा इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं कि हमारे को देखना क्या है और ये हमारे काम का भी क्या है। इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए वैसे तो ये जो है वो 400 साल पुरानी फिजिक्स है। 16वीं शताब्दी के आसपास एक गैलीलियो करके एक वैज्ञानिक हुए थे, और गैलीलियो जो है उनके पास घड़ी भी नहीं थी, और जो भी वो ऑब्जर्वेशंस करते थे अपनी नब्ज को पकड़कर, इससे समय गिनकर कुछ करते थे। वो एक अलग उनकी एक हिस्ट्री है, लेकिन उनकी हिस्ट्री में से अपने को इतनी बात सोचनी है कि भाई गैलीलियो ने ये जो प्रॉब्लम आई उनके सामने कि भाई यहाँ से एक कोई भी जो मार्कर टाइप चीज़ है या कोई भी पिंड है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, तो उसको धरती अपनी तरफ कैसे खींच रही है, ये नीचे ही क्यों जा रहा है। ये सवाल न्यूटन से पहले जो है वो गैलीलियो के भी दिमाग में आया था। तो गैलीलियो के पास घड़ी ना होते हुए भी उसने न्यूटन से करीब 100 साल पहले इस चीज़ के बारे में सोचा था। तो हमें भी जो है वो यही सोचना है कि भाई गैलीलियो ने कैसा सोचा, वैसे ही अपन जो है वो गैलीलियो की तरह ही सोच कर देखते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो है बल, क्योंकि चाहे न्यूटन ले लीजिए, चाहे केवेंडिश ले लीजिए, चाहे आप गैलीलियो ले लीजिए, चाहे आप कोई भी वैज्ञानिक ले लीजिए जिसने मैकेनिक्स के अंदर काम किया है, बेसिकली काइनेमेटिक्स में काम किया है, उन सब ने एक चीज को माना है, वो है फोर्स। कि कोई भी चीज ऐसी है हमारी धरती के अंदर जो किसी भी पार्टिकल को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, अपनी तरफ वो खींच रही है। तो बात आती है बल की। तो जब हम बल की बात करते हैं तो बल का एक सुंदर सा घटक होता है, उसका नाम है त्वरण। तो हमारे को त्वरण की बात करनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं त्वरण की, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन को अपन 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन को हमने 2-3 पार्ट में डिवाइड किया। वो 2-3 पार्ट जो है वो ये होता है कि सबसे पहले यदि कोई भी पार्टिकल जो है वो आपका यहां से चलना शुरू हुआ और वो यहां से v वेग से चल रहा है और उसका a बराबर 0 है, यानी v वेग से चल रहा है, वो यहां से कहीं भी जाएगा, यहां पहुंचा, सपोज यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, ये दूरी भी 5 मीटर है, ये दूरी भी 5 मीटर है और ये दूरी भी 5 मीटर है। यहां उसको 1 सेकंड का समय लगा, यहां भी उसको 1 सेकंड का समय लगा और यहां भी उसको 1 सेकंड का ही समय लगा, यानी तीनों दूरियां तय करने में उसको लगने वाला समय क्या है, 1 सेकंड है। यानी 5 मीटर, अगला 5 मीटर और उससे अगला 5 मीटर, उसने तीनों ही 1-1 सेकंड में तय किया। इसका मतलब यहाँ a क्या आएगा, 0, यानी उसको एक्स्ट्रा कोई फोर्स नहीं मिल रहा है। अब आप बात करें कि सर त्वरण क्या होता है, तो भाई त्वरण की तो बहुत सारी परिभाषाएं होती है। वैसे डायरेक्टली बात करें अपन तो आप लोगों ने देख रखा है कि भाई F = ma होता है, तो यहां से A = क्या हो जाएगा, फोर्स बाई मास। एक डेफिनेशन ये है। दूसरी जो है, कई लोग डेफिनेशन ये भी बताते हैं कि साहब dv/dt जो है वो भी आपका एक्सेलरेशन ही है, वो भी आपका एक वेग में परिवर्तन की दर भी एक्सेलरेशन भी है। कई लोग इसको और भी तरीके से कह सकते हैं कि भाई जो आपका मोमेंटम में चेंज है टी के रिस्पेक्ट, वो भी आपका फोर्स या एक्सेलरेशन ही होता है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं वो ये बात है कि यहां ये 5 मीटर चला और अगले 1 सेकंड में ये 7 मीटर चला। 1 मिनट में, 1 सेकंड में यहाँ ये 5 मीटर चल रहा है, उससे अगले मिनट में ये 7 सेकंड चल रहा है, उसके अगले मिनट में ये 9 मीटर चल रहा है। तो यहां से यहां तक इसने कितनी ज्यादा दूरी तय की, 2 मीटर, और यहां से यहां तक कितनी ज्यादा दूरी तय की, 2 मीटर। तो हम क्या कहेंगे, पिछले सेकंड की तुलना में, पिछली सेकंड की तुलना में अगली सेकंड में तय की दूरी, वही उसका क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। तो इसने कितना त्वरण एक्स्ट्रा करा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी यहां इसकी रफ्तार 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ गई। तो मैं जो है वो त्वरण को इस तरह से समझता हूं। ठीक है, तो आप भी ये मानिए कि पिछले सेकंड की तुलना में आगे वाले सेकंड में कितनी उसने रफ्तार बढ़ा ली। अगर उसने कोई रफ्तार नहीं बढ़ाई, इसका मतलब उसका a 0 है। लेकिन अगर उसने रफ्तार चेंज कर ली और चली गई दूरी बराबर है, चली गई दूरी जो है वो बराबर है या समय कम है, या चली गई दूरी जो है वो ज्यादा है, समय उतना ही है, तो वो दोनों ही क्या कहलाएगी,
त्वरण कहलाएगी, वहां त्वरण जो है वो आपका 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये भी एक इसकी एक्सीलरेशन की डेफिनेशन हो सकती है। तो इसके 2-3 केस होंगे अलग अलग, उन केस को हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि भाई a बराबर यदि आपका 0 हो, a बराबर आपका 0 है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आप आराम से एक फॉर्मूला लगा सकते हो, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। ये लगाइए आप और मस्त रहिए। जब एक्सेलरेशन 0 होता है तब आप कोई भी जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, मोशन की बात कर रहे हैं, जब त्वरण 0 है तो आप ये सूत्र लगाइए और जो भी आपको निकालना वो निकालिए। दूसरा जो केस है इसका, उस दूसरे केस के अंदर a कांस्टेंट होता है, a इज इक्वल टू कांस्टेंट। जहां से आपकी ये समीकरणें शुरू होती है, जब a इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी त्वरण है लेकिन उसका मान क्या है? नियत है। जैसे हमारी ग्रेविटेशन की बात कर लो, कहीं भी चले जाओ आप अर्थ पर, जो ग्रेविटेशन का मान जो है, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आपको मिलेगा। तो कोई भी, ये मान लीजिए मार्कर कैप है, इसको मैं नीचे गिराता हूं या इसको नीचे से ऊपर फेंकता हूं तो ये त्वरण हमेशा इसके ऊपर काम करेगा। यानी अगर मैंने यहां से इसको बिल्कुल फ्री फॉल छोड़ दिया, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक इसको मैंने छोड़ दिया, तब ये जो नीचे की तरफ गति करेगा, तो उस गति के लिए 4 समीकरणें बनाई गई है जिन्हें आप न्यूटन गति के समीकरण कहते हो। तो वो समीकरण जो है वो अपन वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो समीकरण था v इज इक्वल टू u प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 टाइम as, और s बराबर ही आपने एक और पढ़ रखा है u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। तो ये भी आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ रखा है। तो यहीं से इन 4 फॉर्मूला की अपन अगर बात करें तो ये 3 फॉर्मूले तो आपके बेसिक से समझ में आ जाएंगे, लेकिन ये जो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2as जो फॉर्मूला है, ये आपके काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इंपॉर्टेंट रहने का मतलब मैं आपको उधर बता देता हूं। इंपॉर्टेंट रहने का मतलब कि ये आपका एनर्जी इक्वेशन से आया है, ये आपका एनर्जी इक्वेशन से आया है। और इसको हम कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं? इसको हम प्रोजेक्टाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड। यहां से आपने कोई गेंद फेंकी, वो गेंद जो है ग्राउंड में यहां पर आकर गिरी, उस गेंद का कोई u वेग रहा होगा, ठीक है। तो यहां आप ये इक्वेशन अप्लाई आराम से कर सकते हैं। अच्छा, और कहां कर सकते हैं? और हम कर सकते हैं सिंपल पेंडुलम में भी कर सकते हैं। यहां आपका कोई सिंपल पेंडुलम है और सिंपल पेंडुलम जो है वो यहां गया, फिर उसके ऊपर एक ऋणात्मक बल लगा, वो बल उसको इधर लेके आ गया इनर्शिया के कारण, और ये इस तरह से गति कर रहा है। तो सिंपल पेंडुलम में भी ये इक्वेशन आराम से आपके लग जाएगी। और कहां लग सकती है? और यदि आपके पास कोई इस तरह का सरफेस है और ये सरफेस जो है वो फ्रिक्शन लेस है, और यहां से एक कोई पिंड है, उस पिंड को इधर की तरफ फोर्स लगाकर गुड़काया जाता है या सरकाया जाता है या फिसलाया जाता है, कैसे भी किया जाता है, शर्त यह है कि यहां आपका म्यू बराबर 0 होना चाहिए। म्यू का मतलब आपका फ्रिक्शन जो है, घर्षण गुणांक जो है वो 0 होना चाहिए। यदि ये 0 है तो ये नीचे की तरफ जब आएगा तब उसके ऊपर ये इक्वेशन लगाई जा सकती है। इस इक्वेशन को लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो तीसरी बात यह है एक्सेलरेशन की, कि यहां का जो एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट नहीं होता है। तो a इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, न तो ये कांस्टेंट है ना ही इक्वल टू 0 है, यानी न तो ये कांस्टेंट है ना ही इक्वल टू 0। इसका मतलब ये किसी ना किसी चीज के समानुपाती होना चाहिए। तो यहां से इसके भी 2 केस बन सकते हैं। वो 2 केस कौन कौन से हो सकते हैं? कि साहब a जो है वो प्रोपोर्शनल हो दूरी के, यानी a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x, दूरी के प्रोपोर्शनल हो,
तब क्या होगा? अगर ये केस आपके सामने आता है तो इस केस को अपन सीधा सा पढ़ें तो ये केस किसके इक्विवेलेंट हो गया कि भाई d2/dt², यहां मान लीजिए x है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, या y मान लीजिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, यानी ये जो बल है वो दूरी को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपके ये SHM का केस बन रहा है, कहीं ना कहीं ये आपका किसका केस बन रहा है? SHM का। तो ये फॉर्मूला अपन कहाँ लगा सकते हैं? ये कंसेप्ट जो है एक्सेलरेशन की हम कहाँ लगा सकते हैं? तो ये कंसेप्ट हम लगा सकते हैं SHM में, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जो हम आगे पढ़ेंगे। कक्षा 12 में हमने पढ़ के आए हैं और जो 11th में है वो कक्षा 12 में पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा। ये वाला भी हम लोग जो है वो 12th में या तो पढ़ के आए हैं या पढ़ लेंगे, SHM और अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में एक्चुअली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह नहीं छोड़ता है। ये नहीं है कि यहां से अपन इलेक्ट्रॉन आया तार में और यहां से वापस वो बाहर निकल गया या इस सिरे पर पहुंच गया, ऐसा कतई नहीं होता है। एक्सेलरेशन सिर्फ ऑक्सीलेट करता है अपने पास वाले, ये जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको धक्का देगा, ये अगले को धक्का देगा, या फिर ये इसको धक्का देगा और ये अपने अगले को धक्का देगा। तो इस तरह से धक्के देने वाला सिस्टम चलता है और उनकी गति क्या होती है? अल्टरनेटिंग करंट। यानी आपको ये कंसेप्ट समझ में आती है तो SHM और अल्टरनेटिंग करंट दोनों एक ही चीज होती है। आपको वहां थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और सिमिलरिटी से पढ़ना है, तो आपके ये दोनों चैप्टर भी आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तीसरा जो है, अगली अपन इसकी बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसी V के, तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। यानी यहां से जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है ऋणात्मक के। तो यहां से अपन जो है वो क्या फाइंड कर सकते हैं? तो यहां से हम पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ। यहां से आपका स्टोक्स लॉ आ जाता है। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कक्षा 12 में आप अच्छे से पढ़ चुके हो, जो 11वीं क्लास के बच्चे हैं वो 12वीं में पढ़ेंगे। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां भी ये चीज लागू होती है। तीसरा जो है वो हो जाता है आपके LR सर्किट। LR सर्किट में ये चीज लागू होती है। RC सर्किट में भी जो है वो ये चीज लागू होती है। एक चीज आपने और पढ़ी होगी, रेडियो एक्टिव डीके। यानी जो आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं उनका क्षय, रेडियो एक्टिव क्षय, वहां भी आपने पढ़ा होगा, तो वहां भी यही फिजिक्स जो है वो लागू होती है। तो ये अपन ने एक एक्सीलरेशन का ओवरव्यू देखा है। हमने एक्सीलरेशन को डिटेल्ड नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ एक उसका ओवरव्यू देखा है, यानी उसको हमने कट टू कट करके देखा है कि भाई एक्सीलरेशन क्या होता है। हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने के लिए क्या चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरी हमें वो बल के बारे में ज्ञान होना चाहिए जो पृथ्वी अपनी तरफ से खींच रही है, उस बल को ही हम एक्सीलरेशन कहेंगे। उस एक्सीलरेशन पृथ्वी की अगर बात करें तो न्यूटन, गैलीलियो, कैवेंडिश वगैरह ने जी का मान जो है वो 9.8 अज्यूम किया था। उस 9.1 जो आपका एक्सेलरेशन है, आपके इस चैप्टर में काम तो यही चीजें आएंगी, लेकिन आपको ये चीजें भी आनी चाहिए। तो इन चीजों को पढ़ने के लिए हमने ये देखा कि भाई अगर आपका A बराबर 0 होता है तो आप सिंपली दूरी बराबर 4 गुना समय सूत्र लगा के और अपना काम कर सकते हैं, जो आप अपनी छोटी क्लासों में 9th-10th में करके आए हैं। उसके बाद में यदि आपको कोई ऐसी पोजीशन हो जाए जहां आपको A कांस्टेंट मिलता है, तो जब आपको A कांस्टेंट मिलता है और मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, यानी कांस्टेंट मोशन के अंदर आपका मामला चलता है, बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाता है, तो वहां आपके ये चारों समीकरण वैध रहते हैं। चारों समीकरण लगाइए आप और अपना आंसर फाइंड कीजिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब आपके पास A कांस्टेंट नहीं होता है, न तो वो 0 होता है, न ही उसका कोई मान नियत होता है, तो वह किसी ना किसी चीज के समानुपाती होता है। जब वो समानुपाती होता है दूरी के ऋणात्मक के, तब हम उसका अध्ययन SHM के थ्रू करते हैं, यानी वो त्वरण जो है वो SHM करवाता है, वो त्वरण जो है वो अल्टरनेटिंग करंट पैदा करता है। और यदि आपका त्वरण जो है वो किसी वेलोसिटी या वेग के समानुपाती होता है, यानी एक कांस्टेंट जो चलने वाली दूरी है उसके समानुपाती होता है, तो आपका स्टोक्स लॉ लगता है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगती है, आपका RC सर्किट, LC सर्किट के अंदर वो काम करता है, रेडियो एक्टिव डीके के अंदर वो काम करता है। तो हमने जो वेराइटी ऑफ एक्सीलरेशन है उसको 3 तरह से देखा है कि वो 0 होना, 0
नहीं होना और जीरो जो है वो कांस्टेंट होना। तो ये हमने एक्सीलरेशन की बात की है। अब जो हमारा मेन मकसद है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन को सरल करना, यानी इन समीकरणों को सरल करना। तो अब जो है हम इन समीकरणों की बात भी कर लेते हैं। और ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि इन समीकरणों को हमें कहाँ लगाना है, यानी ये समीकरणें जो है वो कहाँ अप्लाई होती है, वो जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी होता है। तो देखिए, अपन एकदम सिंपल वे से शुरू करते हैं। यह आपका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से कोई पार्टिकल चला यहां तक पहुंचा, तो सभी जानते हैं उसका प्रारंभिक वेग u बराबर दिया होगा, उसका अंतिम वेग v बराबर दिया हुआ होगा। यहां से यहां तक वो चलने के लिए कोई ना कोई बल महसूस करेगा, वो हो गया आपका a। यहां से यहां तक पहुंचने में उसको कोई समय लगेगा, वो हो गया t। और यहां से यहां तक वो कोई दूरी या विस्थापन तय करेगा, वो हो गया x। यानी किसी भी मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे को 5 तरह की क्वांटिटीज की आवश्यकता होती है। पहली क्वांटिटी u, यानी या उसके मोशन की इंफॉर्मेशन जो है इन 5 क्वांटिटीज से दी जा सकती है। पहली क्वांटिटी u, दूसरी क्वांटिटी v, तीसरी क्वांटिटी a, चौथी क्वांटिटी t और पांचवी क्वांटिटी x। यानी ये 5 क्वांटिटी जो है वो किसी भी मोशन को हमें समझा सकती है। तो ये गति की समीकरण जो है वो इसी चीज के चारों तरफ घूमती है। ये जो हम चारों इक्वेशन लिखेंगे इनके चारों तरफ ही घूमती है। लेकिन समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि कहाँ कौन सी इक्वेशन हमारे को अप्लाई करनी है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं जानते हैं, उसको या तो वो समझे नहीं है या वो समझना चाहते नहीं है। लेकिन अगर हम मान लो एक बार थोड़ा सा दिमाग को कांस्टेंट करके और दिमाग को एक जगह एकाग्र करके हम सीखें तो ये कोई बड़ी बड़ी बात भी नहीं है। तो चलिए कोशिश करके देखते हैं कि सबसे पहली इक्वेशन होगी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। मैं एक बार इक्वेशन लिख लेता हूं। s इज इक्वल टू, s कह दो चाहे x कह दो, बात एक ही है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कई बार हम जब ऊर्ध्वाधर गति पढ़ेंगे तब s को h भी एज्यूम करेंगे, s को h भी मानेंगे। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और लास्ट में आपके s बराबर ही हो गई u प्लस v बाई 2 इंटू टी। ये लो साहब आपके 4 इक्वेशन हो गई। देखिए फिजिक्स में वैसे कोई ट्रिक नहीं होती है, लेकिन फिर भी बच्चे कहते हैं सर ट्रिक बताओ। देखिए ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती है, लेकिन अगर अपन अप्रोच करें कुछ जानने की तो ऑब्जर्वेशन से ट्रिक बनाई जा सकती है। यानी हम बार बार किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, बार बार किसी चीज को देखते हैं तो हमारे दिमाग में ट्रिक टाइप कुछ बन जाता है। वैसे वो कोई ट्रिक आपको याद भी नहीं करनी चाहिए। और मान लो अगर आपको क्वेश्चन जल्दी ही सोल्व करना है, आपकी मजबूरी है कि भाई क्वेश्चन हमारे को जल्दी सोल्व करना है, तो वो ट्रिक काम में लगाई भी जा सकती है। लेकिन ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये आपको मैं पहले ही बता देता हूं। तो इन चीजों को, इक्वेशन को लगाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? इन 5 चीजों की जानकारी होनी चाहिए। क्या ये 5 चीजें वही है जो आपको यहाँ इक्वेशन से दिख रही है? जी बिल्कुल। हमारे को ये u भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं v भी दिख रहा है, a भी दिख रहा है, t भी दिख रहा है, s कह दो चाहे x कह दो, बात एक ही है, ये भी हमारे को दिख रहा है। तो कब कौन सी इक्वेशन लगाई जाए, बात इसकी करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इक्वेशन में क्या दे रखा है उसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं, और जो नहीं दे रखा है उसको हम यहां देखेंगे। जो दिया है, यहां एक ट्रिक बना लो आप, दिया है यहां होगा, नहीं दिया है। एक्चुअली यही आपके काम आएगा, जो यहां से जो पैरामीटर्स आएंगे वही आपको समझने हैं। तो ध्यान से समझिए क्या नहीं दिया हुआ है। v दे रखा है, u दे रखा है, a दे रखा है, t दे रखा है। v u a t चारों दे रखे हैं,
क्या नहीं दे रखा है? 4 क्वांटिटी दे रखी है, एक नहीं दे रखी है, वो है x क्वांटिटी या s क्वांटिटी आपको यहां नहीं दे रखी है। चलिए हमने x लिख ली। यहां देखिए t दे रखा है, a दे रखा है, u दे रखा है, s दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है? v नहीं दे रखा है, तो यहां v लिख लीजिए। तीसरे में देखिए u दे रखा है, v दे रखा है, a दे रखा है, s दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है? t नहीं दे रखा है, तो यहां t लिख लीजिए। चौथे में देखिए s दे रखा है, u दे रखा है, v दे रखा है, t दे रखा है, 4 क्वांटिटीज दे रखी है, कौन सी नहीं दे रखी है? a नहीं दे रखा है, तो चलिए a लिख लीजिए। यहां तक तो बात हुई। अब देखते हैं कि ये टेबल बनाने का हमारा मकसद क्या रहा है। तो ये टेबल बनाने का हमारा मकसद ये है कि हम लोग इस तरह की कोई प्रॉब्लम लेंगे और वहां देखेंगे कि इक्वेशन कौन सी लगानी है। हमारे को उस झंझट से बचना है जो हम अब तक यूज करते आए हैं कि भाई हमारे सामने क्वेश्चन आ गई, फलानी कोई जो वस्तु है वो किसी त्वरण से चल रही है, उसका प्रारंभिक वेग ये है और उसका लगा समय तय दूरी करने में लगा समय ये है, आपको दूरी दे रखी है और पूछ लिया साहब अंतिम वेग ज्ञात करो। अब अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए आप लोग यहाँ से बावड़े हो जाओगे और सोचोगे कौन सा लगाऊं, तो अनायास ही आप ये सूत्र लगा दोगे या आप ये सूत्र लगा दोगे या ये लगा दोगे। तो आपको वो क्लियर होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, जो पूछा है उसके बारे में आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वही फॉर्मूला आप लगा दीजिए और 1 मिनट में आंसर निकालिए। तो चलिए हम एक 5, 7, 10 एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपकी भी वहां से प्रैक्टिस हो जाए और आपको भी कुछ सीखने को मिले। तो एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरुआत करता हूं। यहां से आपके कोई 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट के बीच में जो है वो गति दिखाई हुई है। उसका इनिशियल पॉइंट u बराबर 0 दे रखा है, यानी प्रारंभिक वेग जो है वो 0 दे रखा है। मान सकते हैं भाई फ्री फॉल छोड़ा हुआ होगा, कोई धक्का नहीं लगाया हुआ है, फ्री फॉल छोड़ा हुआ है। यहां से यहां तक दूरी करने में उसको t बराबर 6 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। यहां से यहां तक उसको आने में 6 सेकंड का समय लग रहा है। a बराबर उसका दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सपोज ये कोई डाटा दे रखा है और पूछा क्या आपसे, x बराबर पूछा है, कितनी दूरी चला ये आपसे पूछा है। अब गौर से देखिए, आपसे पूछा है कितनी दूरी चला है, दूरी का पूछा है आपसे। अब यहां कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? दिमाग में आता है कि भाई ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, कोई कण था, मैं क्वेश्चन बोल के सुना दूं आपको। कोई कण है जिसका प्रारंभिक वेग u है, जो कि या प्रारंभिक बिंदु से शुरू होता है, जो वहां u बराबर उसका 0 दिया हुआ है। कण दूरी तय करने में 6 सेकंड का समय लेता है और उसका त्वरण जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो कण द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये आपसे पूछा गया। अच्छा जी, बोर्ड पे देखिए आपको इंफॉर्मेशन के पैरामीटर्स बोर्ड पे कितने दिख रहे हैं? u दिख रहा है लिखा हुआ, a दिख रहा है, t दिख रहा है, x दिख रहा है। बात किसकी नहीं आई है? v की नहीं आई है। यहां गायब क्या है? यहां v गायब है, v गायब है। जो चीज गायब है वो आपको यहां मिलेगी। तो v कहां गायब है? यहां गायब है। और कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये लगेगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s बराबर यानी चली गई दूरी, यानी x ज्ञात करनी है, तो s बराबर ut का मतलब क्या हो गया? u0 इंटू t का मतलब 6 सेकेंड, ये भी 0 प्लस हाफ का हाफ, a बराबर 4 दे रखा है इंटू 6 का स्क्वायर। अब आप जो सोल्व करके आंसर निकालोगे वही आपकी क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगेन यहां से यहां तक की दूरी है जो आपको दे रखी है। इस दूरी में आपको u बराबर इस बार दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। इस बार आपको t बराबर दे रखा है 8 सेकेंड, t बराबर दे रखा है आपको 8 सेकेंड और a बराबर दे रखा है आपको 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा क्या है? v पूछा है। पूछा क्या है? v, यानी उसकी वेलोसिटी ज्ञात कीजिए। यानी कोई कण है जिसका प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड है, जो कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचने में 8 सेकेंड का समय लेता है और उसको दिया गया त्वरण जो है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो कण का अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। इस तरह का आपका कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो जब आप अंतिम वेग की बात करते हो तो यहां आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? आपके दिमाग में ये सिस्टम हो गया शुरू कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो देखिए
बोर्ड पे इंफॉर्मेशन क्या क्या मिल रही है आपको, U मिल रहा है, A मिल रहा है, T मिल रहा है, V भी लिखा हुआ मिल रहा है। गायब क्या है, गायब क्या है, तो इस बार गायब क्या है, इस बार गायब x है। जो गायब है वो कहाँ मिलेगा, सारणी में मिलेगा, तो यहाँ है x। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ आप फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, v बराबर u प्लस ए टी। v आपको फाइंड करना है, u दे रखा है 5, प्लस का प्लस, ये दे रखा है 0.5 और समय दे रखा है 8। आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 4, इतना ही आएगा 4। तो 5 और 4 9 मीटर पर सेकेंड इसका अंतिम वेग हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनका सॉल्यूशन कर सकते हो। एक दो एग्जांपल अपन लेकर और देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस बार अपन जो है वो थोड़े डाटा चेंज कर लेते हैं। भाई हमें तो प्रैक्टिस कर करके ही सीखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। इस बार हमारे को u पूछ लिया और v दे दिया 8 मीटर पर सेकेंड और t दे दिया हमारे को 2 सेकेंड सपोज, और v दे दिया, u पूछ लिया, t दे दिया और a दे दिया आपको 1 मीटर पर सेकेंड। चलिए गायब क्या है, इस बार भी गायब क्या है, x है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x गायब है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नेक्स्ट अपन बात करें तो इस बार क्या करेगा, t पूछेगा, v बराबर जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, u बराबर भी जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, a बराबर आपको दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बार भी गायब क्या है बच्चों, चलिए आपका a जो है वो नहीं दे रखा है, a नहीं दे रखा है इस बार, और यहां से यहां तक की जो x दूरी है वो दे रखी है आपके पास 10 मीटर, सपोज 10 मीटर दे रखी है। तो बोर्ड पे देखिए इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है आपको, u मिल रहा है, t मिल रहा है, x मिल रहा है, v मिल रहा है। गायब क्या है, a है। गायब क्या है, a है, और निकालना क्या है, समय है। तो यहां आप फॉर्मूला अप्लाई आराम से कर सकते हैं, s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी। यहां आप मान रख दीजिए, s बराबर दे रखा है आपको 10 मीटर। इसको साफ कर लेते हैं। फॉर्मूले में मान रखेंगे तो s बराबर दे रखा है आपको 10 मीटर इक्वल टू u बराबर दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड, v बराबर दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड बट्टा 2 इंटू क्या पूछ रहा है आपसे, t। तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 बट्टा 2 इंटू टी, 10 दूनी 20 बट्टा 3 सेकेंड। यह आपका क्या आया, t बराबर आंसर आया। तो इस तरह की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। एक आध एग्जांपल और करके देखें। तो वह फॉर्मूला कौन सा लगाना आपके पास, ये इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। नेक्स्ट में जो है वो आपको, चलिए इस बार u भी नहीं दे रखा है, u नहीं दे रखा है, v दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, v दे रखा आपको 2 मीटर पर सेकेंड, a दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, x दे रखा है 12 मीटर, x दे रखा है 12 मीटर। तो अब आपसे पूछ लिया कि आप u और t फाइंड कीजिए, फाइंड u एंड t। दोनों पूछ लिया आपसे, 3 इंफॉर्मेशन दी, अब की बार 4 इंफॉर्मेशन अगले ने नहीं दी है, u और t के बारे में पूछ लिया है। कोई बात नहीं, पहले देखिए हमारे को इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए। x है, a है, v है। x है, a है और v है। पूछा क्या है, u और t। तो ऐसा कोई फॉर्मूला आपको वहां दिख रहा है जहां आप जो है वो a, v और x का यूज करके
ए वी और एक्स या एस का यूज करके और आप लोग कुछ फाइंड कर सकते हो, जबकि आपको यू और टी दोनों ही नहीं दे रखे हैं। चलिए क्या निकाल सकते हो आप, वी दे रखा है, ए दे रखा है, एस दे रखा है, यहां निकाल लीजिए। ये फॉर्मूला लगाइए, ये फॉर्मूला लगाइए सबसे पहले किसके लिए, u के लिए। तो यहां से वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम एस। वी स्क्वायर आपका दे रखा है 2, u आपको फाइंड करना ही है, प्लस 2 गुणा ए दे रखा है आपको 1 और इंटू एस दे रखा है 12। तो 12 दूनी 24, तो ये हो गया 24 और 24 में से 2 गए 22 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। u बराबर √22 कीजिए, जो आएगा वो आपका u हो जाएगा। अब आपको u मिल गया तो यहां आपके पास u भी है, u भी कुछ है। तो u है, a है, x है और v है, क्या नहीं है, t नहीं है। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप। आपको वैसे भी फाइंड करना क्या है, t करना है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन है आप इसके अंदर लगाइए, फॉर्मूला मस्त रहिए। आप चाहे जिसमें लगाइए, आप इसमें लगाइए तब भी आपको वैल्यू मिल जाएगी, आप इसमें लगाइए तब भी आपको वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास पड़ी है। यानी कोई भी एक ज्ञात कर लीजिए तो अगला आराम से ज्ञात हो सकता है। तो इस तरह से आप जो हमने वो कई तरह की चीजें जो है वो डिस्कस करी है, और एक एग्जाम्पल अपन जो है वो और भी लेकर देख सकते हैं कि भाई ये एग्जाम्पल जो है वो किस तरह से होगा। देखिए इसी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं अपन। और एग्जाम्पल को करने के लिए अपन करते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये u, ये v, ये किसी समय t में चल रहा है, और ये जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 48 मीटर। ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 48 मीटर, और आपको a बराबर दे रखा है 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रखी है, यानी आपको a दे रखा है, u और v के मान रख रखे हैं, t दे रखा है 48 दे रखा है, यानी आपको दूरी दे रखी है। और अगले ने एक इंफॉर्मेशन आपको और छुपी हुई इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो दे रखी है कि u माइनस v इज इक्वल टू टू 12 मीटर पर सेकेंड। ये इंफॉर्मेशन भी अगले ने आपको दे रखी है। तो इन इंफॉर्मेशन के लिए आपको फाइंड करना है, और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड u एंड v। ये इंफॉर्मेशन देके अगले ने आपसे पूछ लिया है कि u और v का मान ज्ञात कीजिए, यानी u और v ये कोई स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट है। समय t बराबर दे रखा है, a बराबर आपको दे रखा है 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चली गई दूरी जो है वो है आपकी 48 मीटर जो है वो दूरी दे रखी है। तो सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएं उसकी बात कर लेते हैं। तो यहां से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहां से सॉल्यूशन देखेंगे तो भाई सीधी सी बात है, u दे रखा है, v दे रखा है, a दे रखा है, और क्या दे रखा है, x दे रखा है। दे क्या नहीं रखा है, t नहीं दे रखा है। यहां से t हटा भी सकते हैं हम, t नहीं दे रखा है, यहाँ t की इंफॉर्मेशन नहीं है। क्वेश्चन में u दे रखा है, v दे रखा है, इन दोनों के अंकिक मान u माइनस वी बराबर 12 मीटर पर सेकंड दे रखे हैं। अगले ने a बराबर दे रखा है और x बराबर दे रखा है। दे क्या नहीं रखा है, t नहीं दे रखा है। तो t के लिए आपको क्या मिलेगा, t यहाँ, यानी फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ऐसा लिख सकते हैं अपन, क्योंकि अपन ने क्या किया है, यू स्क्वायर को उधर भेज दिया। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको लिखने का तरीका v माइनस या u माइनस वी भी लिख सकते हो। इसको लिखने का क्या तरीका होता है, u माइनस वी, सॉरी आपको v माइनस यू दे रखा होगा, तो v माइनस यू और v प्लस यू इज इक्वल टू आपको दे रखा है 2as। ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपको अगले ने दे रखी है। चलिए
ये इंफॉर्मेशन जो है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इस इंफॉर्मेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये दे रखी है आपको इंफॉर्मेशन 12, ये आप फाइंड करोगे। और यहां से आपको 2 तो दे रखा है, 2 गुणा ए कितना दे रखा है 0.8 इंटू एस कितना दे रखा है 48। चलिए इसको सोल्व करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि यहां से अपने पास ये वैल्यू u प्लस वी की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है। तो चलिए यहां से हमारे को जो है वो मिला 12 v प्लस यू इज इक्वल टू 2 गुणा 0.8 गुणा 48। ठीक है बच्चों, ये आपको एक्चुअली सॉरी 1.2 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, तो ये हो गया आपका 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, यहां से मैंने बटा 10 किया, यहां से मैंने बटा 10 किया, 10 से 10 कैंसल आउट, इनको आसानी से गुणा करा दीजिए आप और इनको काट पीट के देख लीजिए। यहां से आया 6, यहां कट गया, फिर 6 को अगेन मैंने काटा 2 बार, 2 से काटा 4 बार और ये कटा 3 बार। अब इनको आप गुणा भाग कराकर यहाँ से v प्लस यू का वैल्यू फाइंड कीजिए, कितना होता है वो आप देखिए। ठीक है, कितना हो सकता है ये आप डायरेक्ट चाहते तो इसको ऐसे भी काट सकते थे, 12 चौक 48। आप एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इजी काटते हैं अपन, ये तो कट ही गया, इजी काटने की कोशिश करते हैं। ये 4 3 बार और ये 4 बार। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इजी हो गया, तो 8 चौक 32 और 32 दूनी 64 बट्टा 3। इस तरह से जो है हम लोगों ने इसका आंसर फाइंड किया। सॉरी, इसको थोड़ा सा ढंग से करके देखते हैं। देखिए इंफॉर्मेशन आपके पास v माइनस यू की जगह है आपके पास 1.2, v प्लस यू 2 गुणा 0.8 इंटू 48, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास। ठीक है, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको जो है वो अगले ने दे रखी है। तो कोशिश करते हैं इसको सोल्व करने की। तो सबसे पहले इसको इसके नीचे ले आइए, पॉइंट से पॉइंट गया, बारह चौके 48, ये पूरा ही कट गया, 12 चौके 48, 8 चौक 32 और 32 दूनी 64, तो v प्लस यू इज इक्वल टू कितना आया 64। ठीक, और दे क्या रखा आपको v माइनस यू इज इक्वल टू 1.2, ये आपके पास समीकरण 2 आ गई। इन समीकरण को सोल्व कीजिए और u और v की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। इन समीकरण को सोल्व कीजिए और u और v की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। आसान है, अब तो यहां से ये कट जाएगा, v बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 2v इज इक्वल टू 65.2 और वहां से सोल्व करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो कुल मिला के जो है हमने आज के लेक्चर में ये जो समीकरणें हमने बोर्ड पे लिखी हैं, इन समीकरणों में से कौन सी समीकरण कहाँ अप्लाई करनी है, किस समीकरण को कैसे अप्लाई करनी है, हमारे अब तक दिमाग में ये था कि भाई पूछ कुछ ही रहा है और हम अपनी मर्जी से या तो कंफ्यूज होते हैं कि इन तीनों में से कौन सी लगाएं, और या फिर हमारे दिमाग में ये आता है कि हमें जो है वो समीकरण लगानी नहीं आती है। तो ये आपके दिमाग में अब से नहीं होना चाहिए। मैंने 5-7 प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई है। अगेन जो है वो 5-7 प्रश्न के इस तरह से आप अपनी बुक में से लीजिए और उन प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। अगले जो सेशन है हमारा अगला लेक्चर जो है इसके आगे की बात जो है हम करेंगे।